हेलो एवरीवन। आज की टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 56 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जो किसके लिए बात करता है। ये बात करता है सेक्शन 56 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सेक्शन 56 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सेक्शन 56 क्लोज 1 किसकी बात करता है कि जो यहाँ सेक्शन 56 हेड में चार्जेबल नहीं होगा, वो कहाँ चार्जेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। कोई भी इनकम जो इनकम दूसरे हेड में चार्ज नहीं होगा, टैक्सेबल नहीं होगा, उसको हम टैक्सेबल कहाँ करेंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ये बात कहाँ करी है? सेक्शन 56 क्लोज 1 में। अब चार्जेज हेड्स ऑफ इनकम की बात कहाँ करता है? हेड्स ऑफ इनकम की बात करता है सेक्शन 14 में। वहाँ पर टोटल 5 हेड्स ऑफ इनकम दिए गए हैं। पहला सैलरी ए में, सी में बी कटा हुआ है, सी में है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, डी में है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, ई में है कैपिटल गेन। अगर ये चार हेड्स सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम एंड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन और कैपिटल गेन, जो इनकम इस चारों हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, वो कहाँ टैक्स किस हेड में टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ये बात अभी कहाँ मेंशन है? सेक्शन 56 क्लोज 1 में, जो हमने अभी डिस्कस करा। बात करते हैं क्या कि सेक्शन 56 में कौन कौन से इनकम आते हैं या आ सकते हैं। अब डिविडेंड इनकम की बात करें। डिविडेंड इनकम कहाँ चार्जेबल होता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, क्योंकि ये चारों हेड में नहीं आता। सैलरी का पार्ट नहीं है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का बात नहीं है, प्रॉफिट पीजीबीपी का पार्ट नहीं है और कैपिटल गेन का पार्ट नहीं है। इसलिए डिविडेंड इनकम कहाँ आएगा? हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आएगा। एक नोट करने वाली बात है क्या कि इसको हम अगर पढ़ें तो डिविडेंड इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट। रिसिपिएंट के हाथ में टैक्सेबल होगा। रिसिपिएंट यहाँ पर ऐड किया गया कब? फाइनेंस एक्ट 2020 में। इससे पहले फाइनेंस एक्ट 2020 से पहले, मतलब बात करें 31/3/2020 से पहले, क्या होता था कि जो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर और पेड करेगी उस पर वो क्या करेगी? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करती थी अंडर सेक्शन 115 ओ में। और 2020 के बाद फाइनेंस एक्ट में जो अमेंडमेंट आया, उसके बाद ये लाइबिलिटी, टैक्स की लाइबिलिटी किस पे शिफ्ट हो गई पे करने की? शेयर होल्डर्स पे, रिसिपिएंट पे। कि अब कौन टैक्स पे करेगा? डिविडेंड इनकम पे टैक्स किसको पे करना है? शेयर होल्डर को। हमारे चार्जिंग सेक्शन है डिविडेंड इनकम। डिविडेंड वो कहाँ है? हमारा मेंशन है सेक्शन 8 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में। हम डिविडेंड किसको बोलेंगे, इसलिए जिक्र करना जरूरी है कि इसका इंपॉर्टेंस बहुत आगे होने वाला है। डिविडेंड जो हम नॉर्मल तौर पर जानते हैं क्या कि जो भी डिविडेंड एजीएम में डिक्लेयर होता है, कंपनी की एजीएम होती है, उस पर डिक्लेयर होता है और डिस्ट्रीब्यूट करती है, हम नॉर्मल तौर पे ये जानते हैं। पर इनकम टैक्स इसलिए जानते थे या जानते हैं कि यही होता है, या इंटरिम डिविडेंड भी आता है। एजीएम से पहले कोई डिविडेंड पे कर दिया तो भी ये डिविडेंड का पार्ट है। बट यहाँ पर बर्डन किसके पास था? टैक्स का बर्डन किसके पास था? कंपनी के पास। कंपनी को पे करना था टैक्स। किस सेक्शन पे? सेक्शन 115 ओ में। तो अब कंपनी इससे बचने के लिए क्या करती थी कि डिविडेंड ना देके वो क्या करती थी? कंपनी क्या करती थी कि किसी भी शेयर होल्डर को एसेट्स दे दिया। एसेट्स दे दिया, डिबेंचर दे दिया, डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे दिए, शेयर होल्डर डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे दिए, बोनस शेयर दे दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। डिस्ट्रीब्यूशन क्या? लिक्विडेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर दी प्रॉफिट को। कैपिटल एसेट्स को क्या कर दिया? कम कर दिया। कम करने पे कैपिटल एसेट्स हम कम करेंगे तो क्या करना होगा? उस पर पे करना होगा किसको? किसको पे करना होगा? शेयर होल्डर्स को। और दूसरा तीसरा था, पांचवा है, तीसरा नहीं पांचवा क्या है कि कि जो भी मतलब अनलिस्टेड जो भी क्लोजली हेल्ड कंपनी है, क्लोजली हेल्ड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो क्या करती है
लोन एडवांस किसको देती है? अपने शेयर होल्डर को। ये भी मतलब ये क्या था, बचने का तरीका था, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ना करने के लिए ये बचने का तरीका था कि एक दूसरा रास्ता अपनाया जाए और डिविडेंड इस रूप में शेयर होल्डर को बांटा जाए। तो इस पर क्या होता ना, ना तो डिविडेंड को डिक्लेयर करना पड़ा और ना ही उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को पे करना पड़ा, जिसके कारण से एक टैक्स का एविजन होता था। तो इन्होंने यहाँ पे अमेंडमेंट एक इन्होंने डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूशन को ही, डिविडेंड के डिफिनेशन को ही चेंज कर दिया। चेंज क्या कर दिया, सेक्शन 8 में चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है कि एनी डिविडेंड डिक्लेयर बाय अ कंपनी और डिक्लेयर्ड बाय अ कंपनी, डिक्लेयर मीन्स एजीएम में डिक्लेयर होता है, उसके बाद पे करते हैं, एजीएम में डिक्लेयर होता है चार्जिंग सेक्शन डिविडेंड का अंडर सेक्शन 8 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। यहाँ क्या बात करते हैं, एनी डिविडेंड डिक्लेयर बाय अ कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड बाय इट विद इन द मीनिंग ऑफ सब क्लोज ए और सब क्लोज बी, सब क्लोज सी और सब क्लोज डी और सब क्लोज ई ऑफ क्लोज 22 ऑफ सेक्शन 2 shall be deemed to be income of the previous year in which it is so declared, distributed, paid or else the case may be। ठीक है, चार्जिंग सेक्शन बात करता है कि जो हमने बात करी पीछे पड़ा डिस्ट्रीब्यूशन, अब एक एक करके डिटेल करेंगे। उसके बाद क्या बोलता है, इंटरिम डिविडेंड की बात कर मैंने करी थी, इंटरिम डिविडेंड की बात कर रही है यहाँ पे, एनी इंटरिम डिविडेंड shall be deemed to be the income of the previous year in which the amount of such dividend is unconditionally made available by the company to the member who is entitled to it। इंटरिम डिविडेंड को भी इन्होंने यहाँ पर लेके आ गए। अब डिविडेंड में इन्होंने बहुत सारी बात करी, जो एजीएम में डिक्लेयर, अगर सीधा सीधी बात करते एजीएम में जो डिक्लेयर हुआ उस पर टैक्स लगना है, कोई इशू नहीं था। इशू कहाँ पर है, सेक्शन 222, सेक्शन 2 क्लोज 22 में सेक्शन इशू कहाँ पर आता है, सेक्शन 2 क्लोज 222 कि जो दूसरा रास्ता है था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स से बचने के लिए, ये क्या था कि कंपनी क्या करती है, इससे बचने के लिए अभी डिस्कस करा हमने, फिर इसको समझते हैं। कंपनी क्या करेगी, बोलेगी मैं डिविडेंड नहीं दे रहा, मैं डिविडेंड नहीं दे रही, क्या दे रहे हैं आपको, इसके बदले एसेट्स दे रहे हैं, एसेट्स दे दिया, मतलब एसेट्स को रिलीज कर दिया, किसके बदले, डिविडेंड के बदले। इंस्टेड ऑफ डिविडेंड कंपनी हैज पेड, कंपनी हैज रिलीज एसेट्स टू शेयर होल्डर। तो यहाँ पर बात क्या आती है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इन टेलिंग द रिलीज ऑफ कंपनीज एसेट्स। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एसेट्स को रिलीज करते हैं, किसको, शेयर होल्डर्स को। किस लिए, तो यहाँ पर एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज और नॉट बाय अ कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर इज डिविडेंड इफ इट इज इंटेल द रिलीज ऑफ ऑल और एनी पार्ट्स ऑफ इट्स एसेट्स। अगर अपने एसेट्स को क्या करती है, वो रिलीज करती है, किसको किसको देती है, अपने एसेट्स को किसको देती है, शेयर होल्डर को। डिविडेंड किसको मिलता है, शेयर होल्डर को मिलता है, तो रिलीज एसेट्स किसको मिला है, शेयर होल्डर को मिला है। तो क्या होगा, तो टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब क्या होता है, हम सीधी सीधी बात करें, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होगा कि जिस दिन हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिस दिन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके एक दिन पहले तक जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा डिविडेंड का पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि डिविडेंड हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना है, या असिस्टेंट ऑफिसर देखेगा कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना है, और उसने जितना एसेट्स रिलीज करा किसको, डिस्ट्रीब्यूट किसको करा, शेयर होल्डर को। तो हमारे क्या हो जाएगा, टू द एक्सटेंट ऑफ क्या, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा वो क्या हो जाएगा, रिसिपिएंट जो शेयर होल्डर का, वो हम डिविडेंड मानेंगे और टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट दैट इज शेयर होल्डर। अब यहाँ पर बात करा है कि रेले जो एसेट्स हमने सेल करा, जो हमने एसेट्स रिलीज करी किसको, शेयर होल्डर को, उसकी बुक वैल्यू कितनी थी, बुक वैल्यू थी शेयर उस एसेट्स की 100 रुपये। मार्केट वैल्यू कितनी थी उस दिन जिस दिन रिलीज करा था, 200 रुपये। तो हम क्या मारेंगे, हमने कितना रिलीज करा है, 200 रुपये रिलीज करा है, किसको, किसने डिविडेंड दिया है, किसको, मार्केट वैल्यू हमेशा कंसिडर करेंगे। द मार्केट वैल्यू ऑफ द सच शेयर ऑन सच एसेट्स on the date of such distribution is deemed to be the dividend income in the hands of the shareholder।
मतलब मार्केट में जो एसेट्स में रिलीज करेंगे वो क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर का मार्केट डिविडेंड हो जाएगा, डीम डिविडेंड। अब बात आती है कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, सपोज जिस दिन हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करा उससे एक दिन पहले हमारा डिविडेंड कितना क्या था, या उस दिन एक दिन पहले क्या था, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितनी थी, 100 करोड़ रुपए की। हमने एसेट्स रिलीज करा, मार्केट वैल्यू 500 करोड़ की, तो हमारा डिविडेंड इनकम कितना हो जाएगा, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पर हमने डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करा, हमारा डिम डिविडेंड कितना हो जाएगा, डिम डिविडेंड हो जाएगा, डिम डिविडेंड कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ₹100 करोड़। सिमिलरली अब क्या करेंगे, सिमिलरली क्या करेंगे कि अगर कंपनी ने क्या करा, एसेट्स को रिलीज ना करके किसको डिबेंचर का डिस्ट्रीब्यूशन करा, डिपॉजिट सर्टिफिकेट किसको दिया, सेल होल्डर को दिए, या तो बोनस शेयर किसको दिया है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो वो भी क्या माना जाएगा कि हमने क्या दिया है, कि डिविडेंड किसको दिया है, डिम डिविडेंड किसको दिया है, शेयर होल्डर को। एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स बाय अ कंपनी ऑफ डिबेंचर or stock or deposit certificate in any form, whether with or without interest, and any distribution of bonus share to preference shareholders to the extent which possesses accumulated profit, whether capitalized or not, will be deemed as deemed income। अगर हमने क्या करा है, डिबेंचर दिया है, या तो उस पर स्टॉक इन ट्रेड दिखा, इन स्टॉक दिखा रखा हो, या तो डिपॉजिट सर्टिफिकेट दिए, तो भी क्या माना जाएगा, हमारा डिविडेंड इनकम, डिविडेंड डिम डिविडेंड माना जाएगा। किस टू द एक्सटेंट, किसके हैंड पे, शेयर होल्डर्स के हैंड पे, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो हमने बात करा। अगर हमने उसके बाद क्या करा है कि बोनस शेयर किसको करा है, प्रेफरेंस शेयर, बोनस शेयर किसको दिया है, इसको नहीं करा, बोनस शेयर किसको दिया है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो मार्केट वैल्यू ऑफ जो बोनस शेयर है वो हमारा क्या हो जाएगा, डिविडेंड इनकम हो जाएगा। आगे बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिक्विडेशन। जब कंपनी लिक्विडेट होती है तो उस पर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि जो लिक्विडेशन पे अगर कंपनी कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अपने शेयर होल्डर को, तो वो टैक्सेबल होता है। अब बात आती है क्या कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लिक्विडेशन। अगर कंपनी क्या कर रही है, अपने किस पे कर रही है, लिक्विडेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो डिस्ट्रीब्यूट मतलब टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वो क्या हो जाएगा, डीम डिविडेंड हो जाएगा। किसके हैंड में है, शेयर होल्डर के हैंड में। एनी डिस्ट्रीब्यूशन मेड टू द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी ऑन इट्स लिक्विडेशन टू द एक्सटेंट टू व्हिच द डिस्ट्रीब्यूशन इज एट्रीब्यूटेबल टू द accumulated profits of the company immediately before its liquidation, whether capitalized or not, is deemed to be dividend income। वही बात करिए, लिक्विडेशन से पहले अगर उसका जो भी accumulated प्रॉफिट होता है टू द एक्सटेंट ऑफ accumulated प्रॉफिट, वो क्या हो जाएगा, क्या हमने डिस्ट्रीब्यूट किसको करा है, शेयर होल्डर्स को करा है, वो हमारा क्या हो जाएगा, डीम डिविडेंड हो जाएगा। अब कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स से बचने के लिए अपने कैपिटल को कम करेगी। कैपिटल को कम करने पे क्या होगा, जब शेयर इशू होता है तो कंपनी क्या करती है, पैसे किससे लेती है, कंपनी से, शेयर होल्डर से, शेयर इशू करने के लिए। अब कम करेगी तो पे किसको करना होगा, अपने शेयर रिडक्शन करेगी तो किसको पे करना होगा, शेयर होल्डर को पे करना पड़ेगा। तो शेयर होल्डर को जो करेगी वो भी क्या माना जाएगा, हमने डिविडेंड किसको दिया है, शेयर होल्डर को। वो भी किस हद तक, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक हम क्या मानेंगे, डिविडेंड मानेंगे। किसके हैंड में, इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर, दैट इज रेसिपिएंट। अब लोन एडवांस की बात कर अभी जो हमने बात करा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये बहुत सेक्शन 2 क्लोज 22 क्लोज ई ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। अभी कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर को क्या देती है, लोन एडवांस देती है। और कंपनी कौन होनी चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए। क्लोजली हेल्ड कंपनी मीन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए।
कि कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या करती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को लोन एडवांस देती है। लोन एडवांस कब देती है, किस किस शेयर होल्डर्स को, जिसका जिसका वोटिंग पावर 10% हो या उससे अधिक हो। इसकी वोटिंग पावर क्या है, वोटिंग रेशियो क्या बोलते हैं, 10%। जो कंपनी का मतलब 10% से अधिक शेयर, 10% या 10% से अधिक शेयर होल्ड करता हो, वो शेयर होल्डर को क्या कहते हैं, लोन एडवांस देती है। और लोन एडवांस क्या जाए, वो लोन एडवांस क्या जाएगा, माना जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ डिविडेंड, टू द ये डिविडेंड इनकम माना जाएगा। लोन एडवांस जो अपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को देती है, किस किस कंपनी को नहीं, कंपनी किसको देती है, अपने शेयर होल्डर को देती है। कब, किस शेयर होल्डर को, जो उस कंपनी में 10% या 10% से अधिक का शेयर होल्ड कर रहे हैं, जिनकी वोटिंग राइट 10% या 10% से अधिक का है, उनको, उस शेयर होल्डर को लोन एडवांस देती है तो वो उसका डीम्ड डिविडेंड हो जाएगा। किस, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये ध्यान देने वाली बात है। अब यहाँ तो बात होगी डायरेक्टली हमने किसको दिया, किसको दिया यहाँ पर, जो शेयर होल्डर 10% या 10% से अधिक लोन, 10% या 10% अधिक शेयर होल्ड करती है किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। अब बात क्या आती है कि कंपनी क्या करती है कि अपने शेयर होल्डर को ना देके किसी एचयूएफ फॉर्म, एओपी और बीओआई को, या किसी कंपनी को लोन देती है, किसी कंपनी को लोन देती है, कितना, किसी कंपनी को लोन देती है जिसमें वो शेयर होल्डर 10% का 10% का शेयर होल्ड करता है, और उसकी क्या है, और उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट में 20% से अधिक का प्रॉफिट है। शेयर होल्डर क्या होगा, और 20% का क्या होगा, ये क्या करती है, 20% इस पे क्या करती है, इनकम का शेयर हो उसमें। इसको इसको पढ़ते हैं एक बार। एनी पेमेंट बाय कंपनी इन विच पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड टू एनी कंसर्न, दैट इज एचयूएफ फॉर्म, एओपी, बीओआई कंपनी इन विच a shareholder having beneficial ownership of at least 10% of equity shares is a member or partner, and in which he has substantial interest, that is 20%, at least 20% share of income of concern will be deemed dividend income। अब जिस प्रॉफिट किसको देती है, 20%, 10% तो होना ही चाहिए, और उस पर शेयर होल्डिंग कितनी हो उसकी, अगर पार्टनर है, अगर कोई शेयर होल्डर किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप में है, कोई शेयर होल्डर किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप में है, या कोई किसी फॉर्म में पार्टनरशिप पे है, एओपी हो, बीओआई हो, और शेयर होल्डर किसका कितना होना चाहिए, उस शेयर का होल्डर कितना होना चाहिए, कम से कम 10% शेयर होल्ड करता हो किस कंपनी में, जो कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। और वो जिस कंपनी में पार्टनर है, या जिस कंपनी में पार्टनर है, जिस फॉर्म में पार्टनर है, जिस एओपी बीओआई में, उसका शेयर कितना होती है, उसकी प्रॉफिट के शेयर वहाँ पे 20% होना चाहिए। इस केस में अगर जो कंपनी, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लोन दे रही है किसको, उस एचयूएफ फॉर्म, एओपी, बीओआई और कंपनी को, जिसमें वो पार्टनर है, उसका शेयर होल्डर पार्टनर है, वो भी क्या हो जाएगा, उसका डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। किसका, उस शेयर होल्डर का, उस शेयर होल्डर का डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। अब यहाँ पर लोन और एडवांस की बात करी है, तो लोन और एडवांस में होता क्या है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन एडवांस देती है। कोई कंपनी, तो अगर उसका रेगुलर प्रैक्टिस है, मतलब कमर्शियल ट्रांजेक्शन है, कमर्शियल ट्रांजेक्शन मीन्स कि हमेशा मतलब लोन देती है, लेती है, तो ये कहाँ हो जाएगा, ये डीम्ड डिविडेंड में नहीं आएगा। इसके लिए सीबीडीटी ने लिटिगेशन इस मैटर पे बहुत आता है, इसलिए सीबीडीटी ने क्या करा, इस पे एक सर्कुलर इशू करी 19/2017 डेटेड 12/6/2017 को। उसमें क्लैरिफाई करा कि एक सेटल पोजीशन है कि अगर कोई भी कंपनी, जो कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या करती है, कमर्शियल ट्रांजेक्शन में किसी को लोन देती है, कमर्शियल ट्रांजेक्शन में कोई ट्रांजेक्शन करती है, तो क्या हो जाएगा, वो डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। ये तो कहानी हो गई डिविडेंड की। अब बात करते हैं क्या, कोई भी एसएससी क्या कहता है, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, कार्ड गेम एक्सेट्रा में क्या करता है, अगर कोई भी उनको प्राइज मिलता है,
तो वो क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा। जैसे केबीसी में कोई अगर कुछ अमाउंट अगर कुछ उसने अगर जीता केबीसी में, तो वो कहाँ आ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। अगर सिमिलरली उसी तरह ड्रीम 11 से कोई कोई किसी को कुछ वहां पर उसने अब जीती, तो क्या मिल जाएगा उसको, वो इनकम कहाँ पर डिक्लेयर होगा, डिक्लेयर करेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। सिमिलरली आता है कि एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीएफ एंड अदर वेलफेयर फंड। सेक्शन 56 सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 5A में क्या होता है, यहाँ पर किसकी बात करता है कि अगर एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन, अगर एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीएफ एंड ईएसआई और अदर वेलफेयर फंड में डिडक्ट करता है, उसको कहाँ डिपॉजिट करना होगा, रिस्पेक्टिव वेलफेयर फंड में, मीन्स पीएफ ईएसआई में या अदर वेलफेयर फंड में डिपॉजिट करवाना होगा। अगर वो डिपॉजिट नहीं करवाता है या ड्यू डेट से पहले, जो रिस्पेक्टिव ड्यू डेट मतलब उस एक्ट का ड्यू डेट से पहले अगर रिस्पेक्टिव अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करवाता है, तो अंडर द हेड पीजीबीपी हो जाएगा इनकम उस एम्प्लॉयर का। वो इनकम फ्रॉम किसका कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अंडर द हेड पीजीपीबी हो जाएगा। बट यहाँ पर बात करने वाली बात है क्या कि अगर उसको पीजीबीपी में अगर नहीं दिखाता, तो अगर एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन अगर एम्प्लॉयर डिडक्ट करने के बाद अगर रिस्पेक्टिव फंड में डिपॉजिट नहीं करवाता है, अगर उसको पीजीपीपी में भी अगर नहीं शो करता है, तो उसको कहाँ शो करेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी को भी अगर प्रॉफिट गेन्स में अगर शो नहीं करते, अगर हम प्रॉफिट एंड गेन्स और बिजनेस प्रोफेशन में शो नहीं करते, तो कहाँ शो करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। इनकम फ्रॉम मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर, अगर हम उसको, अगर हमारा बिजनेस है तो कहाँ शो करेंगे, अंडर द हेड पीजीपीपी। अगर हम पीजीपीपी में शो नहीं करते अंडर द हेड पीजीपीपी, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो जाएगा। अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर को हम किस पे देते हैं, जो किसी बिल्डिंग से अटैच्ड है वो और इंसेपरेबल है, और प्लांट मशीनरी को हमने हायर पे दिया है, तो इंसेपरेबल है, बिल्डिंग साथ में जाएगी किसके, प्लांट मशीनरी के। अगर वो प्रॉफिट वो हमारा उसको किस हेड में अगर हम शो नहीं कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट, इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट और गेन्स में अगर शो नहीं करते, तो हम कहाँ दिखाएंगे इसको, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में हम दिखाएंगे। ये तो कहानी हो गई आज की। अगर एक इसमें अगर इम्पोर्टेंट पार्ट और बचा हुआ है, उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।